तरीका है? ये कोई तरीका है? गाली दे रहे हो आदमी, कोई तरीका है? गाली दोगे आप? गाली दोगे आप नहीं चलेंगे। मुझे बड़े ही खेद और बड़े ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गया है, और वो भी एक मुद्दे पर नहीं, कई मुद्दे पर। जैसे शुरुआत करते हैं 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, जो आर्मी चीफ है नरवणे, उनकी किताब है, जिसको पब्लिश तो हो चुकी है, लेकिन उसको अनुमति नहीं दी जा रही, मतलब आगे बिक नहीं रही है, तो वो अनुमति रोक दिया गया है। सदन में तो अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि जो पब्लिश ही नहीं हुआ उसमें क्या चर्चा करना। पब्लिश क्यों नहीं हुआ? राहुल गांधी जो किताब लेकर आए थे, किताब दिखाई ना राहुल गांधी जी ने, किताब मीडिया में दिखाई थी। आप बोलो तो मैं आपको गूगल करके दिखा देता हूँ, आप निकाल लीजिएगा। किताब लेकर आए थे, कोट करने वाले थे, लेकिन कोट करने नहीं दिया गया। अब उनका कहना है कि जो किताब पब्लिश नहीं हुई, आप किसी किताब को 10 साल पब्लिश ना होने दो, फिर कहो कि वो पब्लिश नहीं हुई, वो कोट नहीं कर सकते, कोट नहीं कर सकते। जो चीज पब्लिश नहीं हुई, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो आर्मी चीफ है नरवणे जी, वो देशद्रोही हैं? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या वो देश की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी चीजों को लेकर कोर्ट में भाग जाती है, वो इतने बड़े मुद्दे पर ना उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज कराई कि नरवणे जी झूठ बोल रहे हैं, ना वो कोर्ट में गए, ना उन्होंने कोई शिकायत दर्ज कराई, ना उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया। क्यों? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है ना। जो लोग ये कहने पर कि सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करा सकते हैं, वो नरवणे जी पर एफआईआर क्यों नहीं करते? वो नरवणे जी पर सवाल खड़ा क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि जैसे नरवणे जी पर सवाल खड़ा होगा, वो एक्सपोज हो जाएंगे। क्योंकि नरवणे जी मीडिया में आके बताएंगे कि भैया ये तो बात सत्य थी, चाहे तो वो रिकॉर्ड भी निकाल सके। जो व्यक्ति किताब लिख रहा है, होगा उसके पास रिकॉर्ड तो होंगे, ऐसे तो बेसलेस चीज तो नहीं कर सकता वो। तो ये तमाम चीजें, पहला मुद्दा। अब आ जाइए आप दूसरे मुद्दे पर। दूसरा मुद्दा है, प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हुए हैं ट्रेड डील पर, वो भी अमेरिका के साथ, वो भी एक बार नहीं कई बार। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार बार बार भारत को अपमानित किया है, चाहे वो जंजीरों में जकड़कर भारतीयों को वापस भेजना हो, जो इतिहास में पहली बार हुआ, चाहे वो भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहना हो, चाहे वो ये कहना हो कि भारत अनसेफ कंट्री है, हमारे जो नागरिक है खासकर महिलाएं वो भारत ट्रेवल ना करे, चाहे फिर वो अब ये कहना हो कि मैं नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म कर दूंगा। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये बार बार भारत को अपमानित करने की हैं। और जब वो ये कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूं, तो वो नरेंद्र मोदी को नहीं कहते, वो देश के 140 करोड़ लोगों को कहते हैं कि तुम्हारी मेरे आगे बिसात नहीं है। और ये बड़ी शर्म की बात है कि पीएम और नरेंद्र मोदी डट कर इसका मुकाबला नहीं कर रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे। मैंने तो कहा था, हमने अमेरिकन एम्बेसी पर प्रोटेस्ट किया। आप बोलेंगे मैं वीडियो फुटेज आपको दूंगा। उस अमेरिकन एम्बेसी पे मेरे ऊपर एफआईआर है। मैंने प्रोटेस्ट क्यों किया था? क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ लगाया था। हमने तब भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी आप आगे बढ़िए, आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए पूरी कांग्रेस पार्टी और हम जैसे यूथ आपके साथ खड़े हैं। और आप 140 करोड़ लोगों के देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी पॉपुलेशन की, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग खड़े हैं क्योंकि देखिए, जो देश 1971 में अमेरिका से नहीं डरा, जब भारत न्यूक्लियर पावर नहीं था, तब भी उस टाइम के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो इस बात का विरोध कर रहे थे। वो इंदिरा गांधी को डरा रहे थे कि आप हमला नहीं करोगे। इंदिरा गांधी ने कहा आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया। उस समय हम न्यूक्लियर पावर नहीं थे। आज डिफेंस सिस्टम मजबूत, हमारी आर्मी मजबूत, टेक्नोलॉजी में हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास ड्रोन्स हैं, उसके अलावा हम न्यूक्लियर पावर है। तो किस बात का डर है प्रधानमंत्री जी को? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को डर किस बात का है? प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप डरिए मत, देश आपके साथ है, यूथ आपके साथ है, 140 करोड़ लोग आपके साथ है। आप डट कर ट्रंप का मुकाबला करिए, अमेरिका का मुकाबला करिए। और मैं आपको बता दूं, जो रूस भारत का दोस्त रहा है, जो भारत का मित्र रहा है पुराने समय से, आप ट्रंप को लेकर, अमेरिका को लेकर अपने रिश्ते रूस से मत खराब करिए, क्योंकि ये रिश्ते आपको आने वाले समय में देश को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और तीसरा मुद्दा, एप्सिन फाइल, मुझे बोलते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री का नाम एप्सिन फाइल में आता है। एप्सिन फाइल, देखिए, भारत के प्रधानमंत्रियों का नाम घोटालों से जोड़ा गया, ठीक बात है, बाद में वो घोटाले निरस्त हो गए, लेकिन एक ऐसे मामले में
जहां पर जेफरी एप्स्टीन पर यौन शोषण के आरोप लगे, छोटी छोटी बच्चियों से, नाबालिगों से, उसके अलावा आरोप लगे मानव तस्करी के। ऐसे आरोपी घटिया दरिंदे की फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आना। और सुनिए, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई नरेंद्र मोदी का जो ये नाम आ रहा है, ये तो जेफरी एप्स्टीन ने वैसे ले लिया होगा। जेफरी एप्स्टीन को मरे 6 साल हो चुके हैं, 2019 में मर चुका था, तो ये नाम पहले से दर्ज है और ये फाइल में मिले, उसने मुंह से नहीं बोले। तो यदि मोदी जी को मैं वही कह रहा हूँ, यदि मोदी जी को फंसाया जाता तो सफाई दें आके, हम उनके साथ खड़े हैं। हम तो कहते हैं कि आपकी मजाल कैसे हुई देश के प्रधानमंत्री पर तोहमत लगाने की, या उनको नीचा दिखाने की, या उन पर सवाल खड़े करने की। आप आइए, जवाब दीजिए, हम खुद साथ में खड़े हैं प्रधानमंत्री के। विदेश मंत्रालय ने सफाई दे दिया, तो और आपको क्या चाहिए? क्या सफाई दी है? ने कहा कि क्या सफाई दी है? वो क्रिमिनल है, जेफरी क्रिमिनल है, मानव तस्करी और बहुत वाहियात आदमी है, इसको तूल देने की जरूरत नहीं है, इस मुद्दे को तूल ही मत दीजिए आप। मैं वही कह रहा हूँ, ये सफाई दी है विदेश मंत्रालय ने कि इस मुद्दे को तूल मत दीजिए, ये सफाई होती है, इसको वैल्यू ही मत ये सफाई होती है। कल को वो कहने लग जाए आप टैरिफ को तूल मत दीजिए, सफाई है। कल को वो कहने लग जाए दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, लाल किले पे आप तूल मत दीजिए, सफाई होती है। देश में भ्रष्टाचार हो जाए, आप कहने लग जाए तूल मत दीजिए, सफाई होती है। सफाई ये होती है कि जब नरवणे जी की किताब को राहुल गांधी जी कोट करना चाह रहे थे तो उनको कोट करने दिया जाता, उसके बाद प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी जवाब देते, या फिर रक्षा मंत्री जी जवाब देते। ये होता है सफाई देना। चुप भागकर ईदड़ बन जाना, छुप जाना और ये आरोप लगाना कि विपक्षी हम पर हमला करना चाहता था। मतलब देश की सबसे बड़ी संसद में, सबसे सुरक्षित एरिया में आप कह रहे हैं कि हम पर हमला होने वाला था। मोदी जी का विकास आप लोग को नहीं दिखता है? हाँ दिखता है ना। 70 साल में जो कांग्रेस नहीं किया, मोदी जी 10-12 साल में कर दिए। हाँ भैया, बिल्कुल दिखता है। दिन रात हिंदू मुस्लिम हो रहा है। पिछले 1 साल में मंदिर, मस्जिद, बुर्का, नमाज, कभी मीट, मुर्गा, यही सब हो रहा है। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कभी संभल खोद लो, कभी बाबर की मस्जिद खोद लो, कभी अकबर के बेटे को ले आओ, कभी बाबर की औलादों को ले आओ, केवल यही तो हो रहा है। अभी भी आप देखिए हेमंता बिश्व शर्मा ने क्या किया, कितनी घटिया हरकत की हेमंता बिश्व शर्मा ने। हेमंता बिश्व शर्मा ने बंदूक से मुसलमानों पर निशाना साधा है, कितने शर्म की बात है। ये वीडियो जारी करने का मकसद क्या है? ये वीडियो जारी करने का मकसद है देश में दंगे फैलाना और हिंदू मुस्लिम करना और देश के दो फाड़ करना। ये बिल्कुल प्रमोट कर रहे हैं। आप लोग प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहे हैं क्योंकि कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं, और आप लोग ट्रम्प के चाल में फंस चुके हैं। ट्रम्प की चाल में हम फंसे। टैरिफ ट्रम्प ने लगाकर प्रधानमंत्री को घुटने पर ले आए और ट्रम्प की चाल में हम फंस रहे हैं। हमसे क्या ट्रम्प की बातचीत हो रही है? ट्रम्प की बातचीत तो नरेंद्र मोदी जी से हुई, और नरेंद्र मोदी जी से बातचीत होने के बाद ट्रम्प ने कहा कि हम टैरिफ 18% करेंगे, और 18% किन शर्तों पर करेंगे कि पहले जो भारत है वो कृषि के लिए अमेरिका के रास्ते खोले, और दूसरी बात कि जितना भी डेयरी प्रोडक्ट है, अब वो कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, क्योंकि अब तक भारत की सरकार ने, ई कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इस पर कोई सफाई नहीं दी है। और सफाई क्यों नहीं दे रहे? 20 मिनट तक पीयूष गोयल जी आए थे, 20 मिनट तक ये कहते रहे कि राहुल गांधी जी ये बोलते रहे, वो बोलते रहे। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी ने जो भी बोला, आप आकर जो मुद्दे थे उन पर सफाई दीजिए। आप बताइए कि भैया आपने किन शर्तों पर 18% टैरिफ एक्सेप्ट किया है? आपने किन शर्तों पर इस बात की आपने वाहवाही दी कि जो देश 2.5% टैरिफ दे रहा था वो 18% देगा, और आप तालियां बजाएंगे, ढोल बजाएंगे। असम के मुख्यमंत्री कहते हैं अगर कोई रिक्शा वाला मुसलमान दिखे 5 रुपए मांगता तो 4 रुपया दो, 1 रुपया। देखिए वो मानसिक दिवालियां मुझे लगते हैं। देखिए रहे वो कांग्रेस पार्टी से ही है। हेमंता बिश्व शर्मा 10 साल पहले कांग्रेस पार्टी के ही थे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और मैं आपको बताऊं, जो वो कांग्रेस पार्टी में थे वो मुसलमानों के हितैषी माने जाते थे, वो सपोर्ट करते थे। लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में गए तो उनके ऊपर प्रेशर इस बात का आया, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की इकलौती नीति ये है कि आप बांटेंगे तभी राज कर पाएंगे। अब पहले आप हिंदू मुस्लिम में बांटिए, फिर आप यूजीसी लगाकर जाति में बांटिए, जैसे दलित ब्राह्मण, ठीक है, उन सब में बांटिए। तो ये केवल बांटने की राजनीति करते हैं। आप मुझे पूरा बिहार निकला, अभी बिहार के चुनाव हुए थे, अब आसाम के और पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं। जब झारखंड के चुनाव हुए तो घुसपैठिया झारखंड में था, फिर वो भागकर दिल्ली आया, फिर वो भागकर बिहार चला गया,
अब वो भागकर पश्चिम बंगाल और असम में है, और जैसे असम के चुनाव होंगे वो भागकर दूसरे राज्य चला जाएगा जहाँ पर चुनाव होने वाले होंगे। असम तो बहुत पहले से है, एनआरसी हुआ था वहाँ। और तो हुए थे 5 साल से, क्या झकमरा रहे थे, ये क्या कर रहे थे ये 5 साल से असम के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? 5 साल से असम के मुख्यमंत्री ने कितने बांग्लादेशियों को पकड़ा, कितनों को डिटेंशन सेंटर में डाला, कितनों को यहाँ से पलायन करके बाहर भेजा, जंजीरों में जकड़कर, जैसे अमेरिका ने भारतीयों को भेजा था। मैं आपको बताता हूँ पिछले 10-11 सालों में केवल 6-7 हज़ार बांग्लादेशियों, केवल 6-7 हज़ार को पूरी मोदी सरकार ने डिटेन किया है और बाहर भेजा, डिपोर्ट किया है। और जबकि मनमोहन सिंह की सरकार में 88,000 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया था, 88,000। तो जो लोग मुसलमानों को संरक्षण देते हैं, मान लीजिए जो लोग बांग्लादेशियों को संरक्षण देते हैं वो 88,000 को बाहर भेजते हैं, और जो लोग संरक्षण नहीं देते वो केवल 5,000 को भेज पाते हैं। डरा कौन है? डरने वाला आता है और ना डरने वाला नहीं आता, ऐसा क्या? ऐसा ही होता है। कैसे आए आप लोग, महिला सांसद खड़ी कर देते हैं? तो महिलाएं तो हैं, हमारी देश की महिलाएं हैं, सांसद हैं, रिस्पेक्टेड महिलाएं हैं, ठीक है, देवियां हैं, लक्ष्मी माना जाता है, उनसे डरने क्या? और 56 इंच कैसे डरेगा भैया? जो शेर है वो क्यों डरेगा? उनको तो डरने की आवश्यकता ही नहीं है, वो भी महिला सांसदों से। और महिला सांसदों से डरने की बात यह है कि वहाँ पर मार्शल भी होते हैं, वहाँ पर सीआरपीएफ भी होती है। तो इतनी सिक्योर्ड एरिया में यदि प्रधानमंत्री डर जाए तो आप और मैं तो छोड़ दीजिए, हमारी तो कहीं भी आते जाते हत्या की जा सकती है, अपहरण किया जा सकता है, या हमारे साथ कुछ भी अप्रिय घटना घट सकती है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो कुछ तो ऑथेंटिसिटी होगी, कुछ तो सबूत होंगे, जब भी वो नहीं आए तो सबूत है तो एफआईआर करो, प्रियंका गांधी जी का नाम था, एफआईआर करिए, आप उनके ऊपर एफआईआर करिए, मार्शल से बुला के उनको डिटेन कराइए, उनके सदस्यता रद्द कराइए, और स्पीकर ओम बिरला नाम दे उनके कि भैया इन लोगों से खतरा था, ये वेपन्स ये लेकर घूम रहे थे। हो गए राहुल गांधी, हाँ जी, चाइना प्रेमी हो गए हैं। चाइना प्रेमी अभी चाइना प्रेमी अभी चाइना के डेलीगेट्स आए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और आरएसएस के नेताओं से मीटिंग करी थी। यदि राहुल गांधी चाइना प्रेमी होते तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी वहां पर? उनको चूरन चटा रही थी। मोदी जी की विदेश नीति कौन सी विदेश नीति है ये? आप घुटने टेक दो, ये विदेश नीति है भैया? ऐसी विदेश नीति के आगे हमने हाथ जोड़ते हैं, ठीक है? जो विदेश नीति आपके घुटने टिकवा दे, जो विदेश नीति आपको कॉम्प्रोमाइज करा दे, ऐसी विदेश नीति के सामने हम हाथ जोड़ते हैं। ऐसी विदेश नीति हमें नहीं चाहिए। हमें वही विदेश नीति ले आओ जिसमें आप ये आरोप लगा देते कि मनमोहन सिंह जी मोहन सिंह है ये, लेकिन हालांकि वो जब भी आते थे विदेश से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री हमारे लिए बैठे थे। ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं है। थैंक यू।